नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास एंटी नोड्स, यानी कि जो हमारा स्टार्ट होता है फिफ्थ सीरीज से, ठीक है। फर्स्ट थर्ड सीरीज जो हमारे पास होगी, थर्ड सीरीज जो हमारे पास होगी थर्ड सीरीज जो हमारे पास होगी भाई वो आपको पता है स्कैंडियम से जिंक वाली होती है। फोर्थ सीरीज लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन आता है। फिफ्थ सीरीज से जो हमारे पास आता है वो एंटीनोड कॉन्ट्रैक्शन आता है, जो फिफ्थ सीरीज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये बोलता है कि द एलिमेंट इन विच द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाते हैं। भाई एंट्री करने का रीजन मैंने आपको पहले बताया था, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं कि आपका जो फोर्थ है वो सब सेल्स वो अलग अलग में डला हुआ है, तो एनर्जी लेवल वहां पे अलग हो जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो जब इनर सेल में, यानी कि जब अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कई बार क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन डाल रहे होते तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, और उससे जो बाहर वाले सेल होती है तो उस बाहर वाले सेल के कई बार इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। और जंप करने का सबसे बड़ा जो रीजन है, वो जंप करने का रीजन यही होता है क्योंकि वो फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी से ज्यादा एनर्जी इसके अंदर अप्लाई हो रही होती है, इस वजह से। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स के अंदर जिसके हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो n-2 सेल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। सेल जिनको हम एंटीनोड्स के नाम से जानते हैं। अब देखो भाई, वैसे हमारे पास कितने हैं, 7 पीरियड हैं। हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं किसमें, फिफ्थ के अंदर, ठीक है। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन डालते हुए हमें इसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जब n-2 करोगे, यानी कि जिस सेल में आप डालोगे जितने सेल्स आपके पास स्ट्रक्चरली फॉर्म में होंगी उससे 2 माइनस करोगे, तो यानी कि 2 सेल अंदर आपको इलेक्ट्रॉन डालना है। तो जो दोनों बाहर वाले हैं उनके कंपेयर में एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और वो इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास कई बार इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे होते हैं तो उसके साथ कई बार मूव कर जाते हैं और कई बार वहां से इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। ये बोलता है कि द मैन मेड, अब देखो भाई ये जितने भी एलिमेंट हैं वैसे तो जनरली मैन मेड ही हैं। इसमें से जैसे ग्रुप 2 एल्काइल मेटल्स एंड कुछ फ्यू मेटल्स और ऐसे हैं जो हमें नेचर से मिले हैं। बाकी मोस्टली मेटल्स को प्योरीफाई करके रखा गया है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो उसी के अंदर कहता है कि अब स्पेशली जो बात कर रहा है वो एंटीनोड्स की बात कर रहा है कि एंटीनोड्स के अंदर जो मैन मेड हैं वो 11 एलिमेंट्स को रखा गया है। 51 एलिमेंट्स हैं जो पास, अभी 11 एलिमेंट 11 एलिमेंट्स जो कि कहां रखे गए हैं। देखो लेंथेनोड के अंदर टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 14 एलिमेंट में से 11 एलिमेंट मैन मेड हैं, ठीक है, जिनको हमने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया हुआ है या हमने बनाया हुआ है, ठीक है, या कहीं से आइसोटॉप्स बेस पे या किसी बेस पे हमने उनको रेडी किया हुआ है, ठीक है। तो ये बोलता है प्लेस्ड बियॉन्ड, आपके पास कहां होंगे, प्लेस्ड हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। और उनके अंदर जब हम क्या बोलते हैं, उन कलेक्टिव प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स के नाम से हम उनको क्या करते हैं, जानते हैं। लेंथेनोड की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, अब हम एंटीनोड्स की भी कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं आपसे, ठीक है। ये आपके पास एक नोबल गैस है, आप अच्छे से जानते हो। यहां पे भी क्या होगा, F के अंदर, यानी कि 5F की बात कर रहा हूं, 5F के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 to 14 के अंदर जाएगा, ये सही है यहां तक। फिर जो एक्सेप्शन, यानी कि जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो चीजें आपको फोकस करने के लिए बार बार फोर्सफुली कर रही हैं, तो उसका रीजन ये रहा भाई, ये आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये क्यों, अब ये प्रॉब्लम डी ऑर्बिटल में लेंटिनोड्स के अंदर भी थी, अब यही प्रॉब्लम कहां आ रही है, एंटीनोड्स के अंदर भी यही प्रॉब्लम आ रही है। वहां पे भी क्या था कि डी के अंदर 0 1 2 आ रहा था, इसके अंदर भी क्या आ रहा है, 0 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। ये फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड यानी कि कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमें सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है। उसके बाद बोलते हैं द लेंथेनोड्स आपके पास होंगे और एंटीनोड्स आपके पास जो होते हैं वो एक जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। जनरली क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ दोनों के लिए क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। मतलब यहां पे मैटर नहीं करता लेंथेनोड्स का, मैटर नहीं करता एंटीनोड्स का, बस F ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। और F ब्लॉक एलिमेंट के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं
कि वो क्या करेंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे +3। उसके बाद आता है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास होगी वो इंक्रीज करेगी एंड कि क्या होगा वहां पे मोर स्टेबिलिटी, यानी कि जितनी ज्यादा एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो उतना ही हाईली क्या होंगे, स्टेबल होंगे। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे उतना ही हाईली स्टेबल होंगे। दूसरा रीजन, हाईली स्टेबल होने का दूसरा रीजन, साइज बड़ा है, यानी कि एटॉमिक साइज बड़ा है। एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण इनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए या नेचर में एग्जिस्ट कराने के लिए इनको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है आयंस फॉर्म के अंदर। साइज इंक्रीज कर जाता है, साइज इंक्रीज करने से इफेक्ट आता है न्यूक्लियर चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज वहां पे डिक्रीज कर जाता है और उस डिक्रीज होने की वजह से कंप्लीट स्ट्रक्चर पे होल्ड नहीं हो पाता, इसलिए आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन फ्रीली लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से लूज होना स्टार्ट करते हैं तो वो अपने आप में एक अनस्टेबिलिटी को शो करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अनस्टेबिलिटी हमारे लिए काम करती है ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म के लिए। तो यहां पे हमें पता चलता है कि एंटीनोड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया जाएगा वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो यहां पे शो करेगा स्टेबिलिटी को। तो दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट में, ये कहता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, व्हेन एटॉमिक नंबर इंक्रीज बढ़ता है देन एंटीनोड्स क्या सीरीज क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती है। लैंथेनोड सीरीज एंड एंटीनोड सीरीज को पढ़ने के लिए हमारे पास एक सिंगल पैटर्न है कि इनको पढ़ा जाता है लेफ्ट टू राइट फॉर्म के अंदर। इसके अलावा सेकंड पैटर्न आपके पास कोई भी नहीं है। सिर्फ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करने के लिए या कॉमन प्रॉपर्टीज का वेरिएशन निकालने के लिए हम लैंथेनोड्स एंड एंटीनोड्स कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। अदरवाइज जनरल अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल यदि हम इन सभी की स्टडी करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होगा, प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल्स अलग होंगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के साथ इनका जो नेचर्स एंड बिहेव होगा वो भी वहां पे डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +7 होती है, ठीक है, एंड हाईएस्ट टेबल जो शो करता है वो +6 के अंदर करता है। एंटीनोड्स कॉन्ट्रैक्शन या एंटीनोड्स के अंदर जो हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है वो +7 होती है। उसके साथ साथ स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल किस कंडीशन में होता है, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एंटीनोड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें पता चलता है कि एंथेनोड्स आर सिल्वर होते हैं एंड व्हाइट मेटल जैसे होते हैं, ठीक है। एंटीनोड्स सिल्वर जैसे होंगे, व्हाइट होंगे एंड मेटल फॉर्म के अंदर होंगे। दूसरा है कहता है डेंसिटी, ठीक है। एंटीनोड्स आर हाई डेंसिटी, कि एंटीनोड्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। डेंसिटी डिपेंड ऑन एटॉमिक साइज एज वेल एज वॉल्यूम। जितना आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उतनी आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। और आप अच्छे से जानते हैं ये वो एलिमेंट 14 एलिमेंट के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो अपने आप में काफी बड़े साइज और काफी हैवी वॉल्यूम के साथ एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर आई थिंक सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर एलिमेंट के साथ देखा जाता है। तो इसलिए फिर मैं बात करता हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता क्या होती है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल।
आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी आप लगाते हो उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहने वाली है, लो रहने वाली है। इसके रीजंस क्या रहेंगे, इसके रीजंस रहेंगे भाई साइज बड़ा हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गई, उस वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री फॉर्म में होते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए हमें एंथैल्पीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब हमें एंथैल्पीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो ये अपने आप में काफी लो एनर्जी पे अपने आप से क्या करते हैं, लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, किसको, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए एंथैल्पी यहां पे क्या रहती है, लो एंथैल्पी रहती है। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने आपको भी बताया कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप अच्छे से जानते हो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट डिपेंड ऑन डेंसिटी, कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे। क्यों, क्योंकि भाई देखो मेल्ट एंड बॉयल जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्टेट कन्वर्जन हो रहा होगा। स्टेट कन्वर्जन के साथ साथ भी बॉन्ड पे इफेक्ट आ रहा होगा, बॉन्ड के अट्रैक्शन पे इफेक्ट आ रहा होगा, और वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं नेचर को, और अट्रैक्शन के बेस पे जो आपका बिहेव चेंज होगा उसको हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या कर रहा है, रेगुलर इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है और साइज के साथ साथ आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, और तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी स्पेशली लैंथेनोइड और एंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की अप्रोक्सिमेटली सिमिलर रहती हैं, ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। एफ ब्लॉक एलिमेंट को जनरली जाना जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम से, डी ब्लॉक एलिमेंट को जाना जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से, और उन ट्रांजिशन एलिमेंट को जब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हम कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो हमारे पास रहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी। लास्ट में मैं आप लोगों को फिर वही कहना चाहूंगा बेटा कि जब आपको लगे किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में मुझे अच्छे से स्टडी करना है या जानना है, तो वहां पे स्पेशली एक ही चीज का ध्यान रखें कि आपके पास उसका अकॉर्डिंग टू ग्रुप, अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू बिहेव, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे आप उसको स्टडी कर सकते हैं। दोबारा से आपको रिमाइंड कर रहा हूं, डी ब्लॉक के अंदर एक सेल होगी जो डिवाइड होगी 2 सब सेल के अंदर, एफ के अंदर 2 सेल्स होंगे डिवाइड होंगी 4 सब सेल्स के अंदर। नेचर और बिहेव क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, जिसकी बेस पे स्टेबिलिटी और एनर्जी लेवल काफी बार वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपको मिल सकता है पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, बट वहां पे जो डी ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड रहता है। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो इनर सेल होती है वो अनकंप्लीट होती है। आपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखा होगा कि डी ऑर्बिटल यहां पे भी अभी भी अनकंप्लीट है, और इस अनकंप्लीट होने की वजह से हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी पड़ती है। ज्योमेट्रिकल में पढ़ने में हमें प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे जनरली जो होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है, और हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेस पे हम क्या करते हैं, इनकी हम स्टडी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर क्लास। कोविड के चलते हुए अपने आप को मेंटेन और सेफ रखें, और साथ में जितना टाइम अपने आप को आप सेल्फ स्टडी के अंदर देंगे आप उतना अच्छा करेंगे। सीबीएसई के न्यू नॉर्म्स आ चुके हैं, और वहां से हमें एक ही बात को पता चलती है कि मैक्सिमम टॉपिक सेम रहने वाले हैं, आपका हार्डवर्क सेम रहने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको रेगुलर बोला जाता था कि भाई अपने हार्डवर्क को मेंटेन रखिए, पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा खुद को टाइम दीजिए, तो आज भी आपको उन्हीं सब की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कोविड आए चाहे कोविड के अलावा कोई और बीमारी आती है, बट आपको एग्जाम फाइनली फिर भी देने पड़ेंगे। तो अपने आप को मेंटेन रखिए। डाउट आते हैं तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे पास कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप वहां पे हमें अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। उसके बेस पे आपको डाउट वीडियोस मिल जाएंगे। बट अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखिए। कोई झूठा एक्सक्यूज मत बनाइए जिससे अपने आप को आप सेटिस्फाई कर लो कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली पढ़ोगे।
एसक्यूज आपको कुछ समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं, पर फाइनली सॉल्यूशन, आप परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहोगे तो उसका एक ही है, पढ़ना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर क्लास।